तो आज हम करेंगे मोशन इन अ प्लेन के फर्स्ट और सेकंड लेक्चर की रिवीजन। इसमें फर्स्ट लेक्चर में सबसे पहले हमने देखा कि एक्स टी वी टी और ए टी ग्राफ की जो इक्वेशन होती है वो कभी भी पाथ को रिप्रेजेंट नहीं करती। मतलब कि पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का टाइम के साथ जो ग्राफ होता है उसकी इक्वेशन कभी भी पाथ को रिप्रेजेंट नहीं करती। तो पाथ को रिप्रेजेंट फिर करता कौन है? पाथ को रिप्रेजेंट करता है एक्स और वाई में जो रिलेशन होता है ना, वो पाथ को बताता है। यानी कि एक्स और वाई की जो इक्वेशन होती है ना, वो पाथ को रिप्रेजेंट करती है। तो अब एक क्वेश्चन आता है जिसमें एक तो एक्स टी इक्वेशन दी होगी, एक वाई टी इक्वेशन दी होगी। यानी एक इक्वेशन में तो एक्स और टी का रिलेशन मिलेगा, एक इक्वेशन में वाई और टी का रिलेशन मिलेगा, और उससे हमें एक्स और वाई में रिलेशन बताना है, यानी कि पाथ बताना है एक टाइप से। तो एक्स और वाई में रिलेशन बताएंगे पहले, तभी तो हम पाथ बता पाएंगे। तो उन दोनों इक्वेशन को, एक्स टी और वाई टी वाली दोनों इक्वेशन को हमें इस टाइप से एडजस्ट करना है कि हमें एक्स और वाई में रिलेशन पता चल जाए। तो पहला तरीका तो ये है कि हम उन दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड करके देखेंगे, जिससे कि हमारा टी एलिमिनेट हो जाएगा और हमें एक्स और वाई में रिलेशन पता चल जाएगा। अगर इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो फिर हम करेंगे कि एक इक्वेशन में से टी की वैल्यू उठा के दूसरी इक्वेशन में पुट करके देखेंगे। जनरली ये इक्वेशन होती है, एक इक्वेशन में तो सिंपल टी दिया होता है और दूसरी इक्वेशन में टी स्क्वायर होता है। तो सिंपल टी वाली इक्वेशन में से टी की वैल्यू उठा के और टी स्क्वायर वाली में पुट करते हैं ना टी की जगह, तब हमें एक्स और वाई में रिलेशन पता चल जाता है। अगर इस तरीके से भी क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा है तो हमें दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करके ऐड करके देखेंगे, तो हमें एक्स और वाई में रिलेशन पता चल जाएगा। ये जनरली तब होता है जब साइन टी कोस टी इस फॉर्म में इक्वेशन हो। तो साइन स्क्वायर टी और कोस स्क्वायर टी तो ऐड करने पे 1 हो जाएगा और एक्स और वाई में रिलेशन पता चल जाएगा। तो ये होता है जब हमें एक्स टी और वाई टी की इक्वेशन दी हो, तब हमें एक्स और वाई में रिलेशन निकालने का तरीका। उसके बाद हमने देखा मोशन इन अ प्लेन या 2D मोशन स्टार्ट किया था। उसके बाद हमने तो मोशन इन अ प्लेन या 2D मोशन क्या होता है? मोशन इन अ प्लेन या 2D मोशन को सोल्व करने का वैसे कोई तरीका नहीं होता, कोई इक्वेशन नहीं होती। मतलब जैसे 1D मोशन के लिए मोशन ऑफ इक्वेशन थी, उस टाइप से 2D मोशन के लिए कोई इक्वेशन नहीं होती। 2D मोशन को सोल्व करने के लिए हमें कंपोनेंट करने पड़ते हैं। एक तो एक्स एक्सिस में कंपोनेंट कर लेंगे या वाई एक्सिस में कंपोनेंट कर लेंगे। मतलब या तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कंपोनेंट करेंगे या वाई और जेड में कर लेंगे। मतलब किन्हीं दो एक्सिस में कंपोनेंट करके फिर उसको सोल्व करना पड़ता है। यानी 2D मोशन को 1D में अलग अलग डिवाइड करके फिर सोल्व करना पड़ता है। तो 2D मोशन को सोल्व करने के लिए हमें 1D का कंसेप्ट आना चाहिए और वेक्टर का कंसेप्ट आना चाहिए। और इसका जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है u और वो हॉरिजॉन्टल या एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो अब उसके जो कंपोनेंट करेंगे तो एक्स एक्सिस में उसका कंपोनेंट बनेगा u cos थीटा और वाई एक्सिस में बनेगा u sin थीटा। ये तब है जब हॉरिजॉन्टल के साथ वो थीटा एंगल बना रहा हो। और उसके बाद हमने देखा कि 2D मोशन में एक्सेलरेशन और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, यानी कि एक्सेलरेशन और u cos थीटा कांस्टेंट रहेगा 2D मोशन में। ये दो चीजें होती है जो हमेशा कांस्टेंट रहती है। और ये थीटा के कंपोनेंट इधर cos थीटा आएगा या sin थीटा आएगा, वो थीटा किसके साथ है, वाई एक्सिस के साथ है या एक्स एक्सिस के साथ है, उस हिसाब से देखना पड़ेगा। और कंपोनेंट लेने हमने वेक्टर में सीखे थे। उसके बाद इसमें 2D मोशन में कुछ एक गिने चुने 5 फॉर्मूले हैं। मैक्सिमम हाइट का, रेंज का, टाइम ऑफ फ्लाइट का, tan थीटा का, और एक एच और आर में रिलेशन है, एच मैक्स और आर में रिलेशन है। तो सबसे पहले देखते हैं मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, एच मैक्स का फॉर्मूला, जो कि होता है u वाई स्क्वायर बाई 2g। और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u वाई बाई जी। और रेंज का फॉर्मूला होता है ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट या 2u वाई ux बाई जी। और एच और आर में रिलेशन होता है एच मैक्स इज इक्वल टू आर टेन थीटा बाई 4। और टेन थीटा का फॉर्मूला होता है यू वाई बाई यू एक्स। ये फॉर्मूले हैं जो बार बार क्वेश्चन में लगाएंगे तो हमें याद हो जाएंगे। एक इसमें यह कि टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट हम वर्टिकल मोशन से या मोशन अंडर ग्रेविटी से देख सकते हैं, ये इन्हीं पे डिपेंड करता है। इसका एक क्वेश्चन भी आता है आगे कि टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम कब होगा? जिस मोशन में हाइट मैक्सिमम है उसका टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम होगा। अगर कोई दो मोशन दे रखे हैं उनकी हाइट मैक्सिमम हाइट सेम है तो टाइम ऑफ फ्लाइट सेम होगा। यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम हाइट पे डिपेंड करता है, क्योंकि मैक्सिमम हाइट सेम तो वेलोसिटी भी सेम हो जाएगी उनकी, यू वाई सेम हो जाएगा दोनों का। नीचे 2g तो कांस्टेंट है ही।
तो उस हिसाब से टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम हो जाएगा। यानी टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट हम वर्टिकल मोशन से निकालेंगे। उसके बाद बात करते, एक क्वेश्चन आता है कि कोई मोशन दिया होगा हमें या कोई क्वेश्चन दिया होगा, इसमें कब मोशन इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। तो ये तब होता है अगर हमने 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया किसी ऑब्जेक्ट को या किसी बॉल को, तब तो वो एग्जैक्ट ग्राउंड पे हिट करेगा ना, तब वो उसका मोशन है इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। और अगर 45 डिग्री से ज़्यादा है, 45 डिग्री से ज़्यादा पे प्रोजेक्ट किया है, तो ग्राउंड पे हिट करने से पहले पहले ही वो मोशन परपेंडिकुलर हो जाएगा उसके। और अगर 45 डिग्री से कम पे प्रोजेक्ट किया हमने, तो वो कभी भी उसका मोशन प्रोजेक्ट करने के बाद इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर नहीं होगा। उसके बाद आता है मैक्सिमम रेंज। तो मैक्सिमम रेंज होती है 45 डिग्री पे। 45 डिग्री से जितना नीचे जाएंगे उतनी रेंज कम होगी और जितना ऊपर जाएंगे उतनी रेंज कम होगी। यानी 45 डिग्री पे मैक्सिमम होती है, 44 डिग्री और 46 पे सेम होती है, 43 और 47 पे सेम होती है। यानी उसके पीछे जाएंगे तब भी उसी वे में रेंज कम होगी और उसके आगे जाएंगे तब भी रेंज उसी वे में कम होगी। और उसके बाद हम बात करते हैं कि सेम इनिशियल वेलोसिटी से हमने दो ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया है अल्फा और बीटा एंगल पे, तो अगर उन अल्फा और बीटा एंगल का सम 90 डिग्री है तो उन दोनों मोशन की रेंज सेम होगी। ये मतलब याद करने वाली बात लगा लो या कंसेप्ट लगा लो, ये था।